जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम साइंस से कुछ जीके लेकर के आए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको मेरे साथ एक एक करके पढ़िए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस झा एग्जाम पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज झा एग्जाम पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ पर हम एग्ज़ाम संबंधित कई तरह के वीडियो डालते हैं, कई तरह की जानकारियाँ डालते हैं, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ इस जीके को पढ़िए। साइंस पर बेस्ड जीके है, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर से कुछ जीके हैं, इसको आप एक एक करके देखिए और इसको हमारे साथ बनाइए। यदि आप आंसर जानते हैं तो इसका आंसर दीजिए, यदि नहीं जानते हैं तो इसको सीखिए। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को कि इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग किस तरह की तरंग है? पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग, तीसरा है अप्रभागामी, चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो ऑप्शन है इसमें अनुदैर्घ्य तरंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, पहला ऑप्शन 20 Hz से कम, दूसरा 20 Hz से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 20,000 Hz से अधिक, चौथा ऑप्शन है 20 Hz से 20,000 Hz तक। तो अवश्रव्य तरंग 20 Hz से कम की फ्रिक्वेंसी वाले तरंग को हम क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंग कहते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी 20 Hz से कम होती है, तो ए आंसर हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ पाता है? पहला ऑप्शन है चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, बी चमगादड़ अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, सी चमगादड़ श्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, चौथा चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि ये पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ए के साथ यहाँ पर जाएंगे। ये 20,000 Hz से ज़्यादा की तरंगें उत्पन्न करता है, 20,000 से ज़्यादा की तरंगें ये उत्पन्न करता है, Hz से ज़्यादा की तरंगें। तो ये चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है, इसलिए अंधेरे में उड़ पाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए क्या चाहिए? जल, वायु, लोहा और निर्वात। कहता है ये इस सब में चलता है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होता है। तो जल, वायु और लोहा, इसमें ध्वनि तरंगें चलती है। किसमें नहीं चल सकती? तो निर्वात में, यानी शून्य में, निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, यानी हमारी श्रव्यता सीमा क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कितने फ्रिक्वेंसी तक के ध्वनि को आप सुन सकते हैं? तो यहाँ पर कहता है कि 20 Hz से 20,000 Hz, 0.5 Hz से 5 Hz तक, सी 1 Hz से 10 Hz तक, 20,000 Hz से 40,000 Hz तक। तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 Hz से 20,000 Hz। इसके बीच की ध्वनियों को, फ्रिक्वेंसी को हम सुन पाते हैं, हमारा कान पकड़ पाता है। तो ये बी, ए आंसर हमारे यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। चंद्रमा पर हमें किसी भी तरह की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ता, क्यों? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर आवाज़ नहीं सुनाई पड़ता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल इसमें से किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो निर्वात में तो ध्वनि चल नहीं सकता, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। वायु, जल और इस्पात बचा, तो इन तीनों में सबसे अधिक चाल ध्वनि की कहाँ होती है? तो इस्पात में। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के वेग का मानक सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग इन सब माध्यम में किस में सबसे कम होता है? ठोस में, गैस में, द्रव में और पारा में। तो ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होता है, यानी हवा में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बातचीत
के ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 20 से 30 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 30 से 40 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 50 से 60 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। तो साधारण बातचीत की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है, तो बी आंसर हमारा सही होगा, 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ में क्या होता है कि आवृत्ति अधिक होती है, की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, का आयाम अधिक होता है, का वेग अधिक होता है। तो स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है, यानी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। कितने डेसिबल के साउंड से ज़्यादा आप नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 50 डेसिबल, यहाँ पर दिया हुआ है 70 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन 85 डेसिबल, चौथा ऑप्शन 95 डेसिबल। तो डी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा कि 95 डेसिबल से ऊपर के साउंड को आप नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि चंद्रमा पर वायुमंडल बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही है। और ये सब जो है ऑप्शन ये गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो बी आंसर हमारा सही है। इसमें कहता है चंद्रमा पर उसके कान ना काम करना बंद कर देते हैं, ये भी नहीं होगा। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहले पहनने रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट कहता है, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? पहला है ध्वनि का परावर्तन, दूसरा ध्वनि का अपवर्तन, तीसरा ध्वनि का अवशोषण, चौथा ध्वनि की चाल। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन। जब किसी ठोस सतह से ध्वनि परावर्तित होती है, बाउंस बैक मतलब टकरा करके वापस आती है, उसी को परावर्तन कहते हैं। इसी के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर हार्ट बीट को सुनता है कान में लगा के, उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा विवर्तन, चौथा ध्रुवन। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे। तो ए आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? पहला है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, दूसरा डॉक्टरों द्वारा, तीसरा इंजीनियरों द्वारा, चौथा नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार का सबसे ज़्यादा प्रयोग नौसैनिक करते हैं, नौसेना में या नाविक लोग समुद्र में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव, ये इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर का प्रभाव किससे आधारित है? तो ये डॉपलर का प्रभाव ध्वनि पर। तो बी आंसर, ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। डॉपलर का सिद्धांत, डॉपलर का प्रभाव ध्वनि पर से जुड़ा हुआ है, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स का नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो दूर से आती हुई रेलगाड़ी जैसे ही पास आती है तो उसकी तीव्र आवृत्ति की या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कौन सा आवेश इस पर आ जाता है, यानी छड़ पर कौन सा आवेश आता है? तो पहला है ऋण आवेशित हो जाता है, दूसरा है धनावेशित हो जाता है,
तीसरा उदासीन रहती है, चौथा पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित हो जाता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं। पहला कहते हैं एम्पियर का नियम, दूसरा है कूलम्ब का नियम, तीसरा है फैराडे का नियम, चौथा है ओम का नियम। तो दो विद्युत आवेश के बीच में लगने वाले बल कूलम्ब के नियम से संबंधित है। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन वस्तु पर, किसी भी वस्तु पे, किसी भी मेटल पे चार्ज का आ जाना किसकी वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यानी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करता है, चार्ज कैरी करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि जितनी सारी धातु है वो विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके परमाणु हल्के होते हैं, उसका गलनांक ऊंचा होता है, उपर्युक्त सभी। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है। पहला है प्रकाश की तीव्रता का, दूसरा है विद्युत धारा का, यहाँ पे बी है, क्रम उल्टा हो गया है, सी है विद्युत आवेश का, चौथा है चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर मात्रक है किसका, करंट का, तो विद्युत धारा का। यहाँ पर करंट भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, करंट यानी विद्युत धारा का ये मात्रक है एम्पियर। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में, किसी भी क्रम में। घरों में लगे पंखे और बल्ब क्या होते हैं, समानांतर क्रम में, यानी पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा होता है। यानी हर एक अप्लायंसेज का अलग अलग स्विच होता है, उसी को हम समानांतर क्रम कहेंगे। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य यानी शुष्क सेल में कौन से केमिकल्स होते हैं एक तरह से। तो इसमें दिया हुआ है जिंक, गंधक का अम्ल, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, चौथा है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो शुष्क सेल में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो सी आंसर हमारा सही है, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl इसको लिख सकते हैं। ये NH4Cl यही अमोनियम क्लोराइड, यही इसमें भरा होता है शुष्क सेल में। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेप लगा दिया जाता है। या आयरन का रॉड है, इस पर जिंक का लेप लगा दो तो इसमें जंग से बचाया जाता है लोहे को। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेवनाइजेशन कहते हैं इसे, यानी जस्तीकरण। हिंदी में यदि लिखें तो जस्तीकरण कहते हैं, जो लोहे को जंग से बचाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार की विशेषता होती है। फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है। तो कहता है उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, तीसरा है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, चौथा है निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। तो फ्यूज तार की जो विशेषता है वो है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा हो और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो वो फ्यूज के लिए बेहतर माना जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध मतलब हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी पीला वाला जो बल्ब देखते होंगे उसका फिलामेंट किसका बना होता है, कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो ये टंगस्टन का बना होता है, W इसका सिंबल है। तो ये टंगस्टन का बना होता है ये फिलामेंट, जिसका क्या होता है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये करंट को आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोकता है और वहाँ पर वो
गर्म होकर के हीट देने लगता है, यानी इसका फिलामेंट हम क्या करते हैं, टंगस्टन का बनाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका उच्च होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पिघलता है, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्वरित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, इस्पात का। तो त्वरित चालक यानी आकाशीय बिजली जो गिरता है उससे बचने के लिए एक चालक लगाए जाते हैं, हर एक बिल्डिंग पे लगाए जाते हैं, ऊंचे बिल्डिंग पे, ताकि उस आवेश को कलेक्ट करके अर्थ में डाल दिया जाए। तो त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो इसके साथ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अंत में एक बार फिर कहूँगा कि अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और हमारे फेसबुक पेज झा एग्ज़ाम पेज से ज़रूर जुड़िए, वहाँ से आप कई तरह के इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय